Hello everyone, this side Preet Kamal. Today we'll be discussing about the subject details of NFTL. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, किस तरह से डिस्टॉर्शन जो है वो वर्क करती है एंड हाउ इज डिस्टॉर्शन अफेक्टिंग द ट्रांसमिशन लाइन. और अगर हमने मिनिमम जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर मिनिमम डिस्टॉर्शन अगर हमने रखनी है, हम चाहते हैं कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाई जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी. एंड द कंडीशन वाज आर बाय एल शुड बी इक्वल टू जी बाय सी, राइट. तो अगर इस कंडीशन को, इस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे अलोंग विद the value of L to be larger, then the condition for the distortionless line will be accompanied and हमारे पास जो लाइन होगी, जो ट्रांसमिशन लाइन बनेगी, वो डिस्टॉर्शन लेस बन जाएगी. तो पहले हम बात कर रहे थे डिस्टॉर्शन को कम करने की. डिस्टॉर्शन क्या होती है? बेसिकली डिस्टॉर्शन इज बेसिकली द सिग्नल की खराबी. जैसे कि सिग्नल की शेप का चेंज होना, कि अगर आपने साइनोसॉइडल वेव भेजी है एंड यू आर गेटिंग दिस distorted wave at the output. मैं एग्जांपल देती हूँ. say for example we are sending this into the transmission line and at the receiver end if we are getting something like this, मतलब है तो ये साइनोसॉइडल वेव ही, लेकिन इसकी वेव शेप इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. सो इस तरह की वेव इफ वी आर रिसीविंग, और इफ वी आर रिसीविंग लाइक दिस, इस तरह की वेव कुछ हमें रिसीव होती है, इसमें इसका मतलब क्या है कि बन ये भी साइन वेव ही रही है, लेकिन एक पॉजिटिव हाफ बन रहा है, एक नेगेटिव हाफ बन रहा है, बट इट इज डिस्टॉर्टेड. इसका जो वेव शेप है दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वाज देयर एट द इनपुट साइड. इनपुट और आउटपुट सिग्नल की अगर वेव शेप मैच नहीं करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन. दैट मीन्स कि सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आ चुकी है, राइट. तो दैट इज वाई हम लोग डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करने की बात करते हैं या उसे रिमूव करने की बात करते हैं, ताकि सिग्नल की शेप किसी भी तरीके से चेंज ना हो. जैसा सिग्नल हमने इनपुट साइड पे भेजा है एग्जैक्टली वैसा ही हमें आउटपुट साइड पे मिले आफ्टर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, राइट. तो अब हम बात करेंगे अटेनुएशन की. जैसे कि हम लोग जानते हैं अटेनुएशन के बारे में, डिस्टॉर्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया. अब अटेनुएशन के बारे में हम लोग जानते हैं अटेनुएशन क्या होती है. अटेनुएशन मीन सिग्नल का लॉस. लॉस का क्या मतलब है? अब डिफरेंस देखिए आप, डिस्टॉर्शन और अटेनुएशन में वी आर हैविंग अ डिफरेंस. फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके का कोई सिग्नल जो था वो ट्रांसमिट किया था, लेकिन जब हमने उस सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे रिसीव किया तो इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन पे +10 वोल्ट्स और यहाँ पे -10 वोल्ट्स, यानी कि टोटल 20 वोल्ट्स पीक टू पीक एम्पलीट्यूड था, राइट. और यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है, से फॉर एग्जांपल दिस इज 7.5 एंड हियर इट इज आल्सो 7.5, दैट मींस 15 वोल्ट्स पीक टू पीक. 20 वोल्ट्स पीक टू पीक की जगह 15 वोल्ट्स पीक टू पीक, या 12 वोल्ट पीक टू पीक, या 10 वोल्ट्स पीक टू पीक, या 13 वोल्ट्स पीक टू पीक, या 18 वोल्ट्स पीक टू पीक, एनीथिंग लेस देन दिस जो अगर हमें मिल रहा है हमारी आउटपुट साइड के ऊपर, दैट मीन्स दैट इज बेसिकली द अटेनुएशन. कि आपका सिग्नल जो है वो अटेनुएट हो गया है, वो सप्रेस हो गया है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो सिग्नल वीक हो गया है, वो ज़्यादा देर तक और ट्रैवल नहीं कर सकता है. अगर और ज़्यादा देर तक उसे ट्रैवल करवाएंगे तो जहाँ वो 20 से 10 हुआ है वो 10 से 0 भी हो सकता है, राइट. सो दिस इज बेसिकली अटेनुएशन. और वो अटेनुएशन हमें नहीं चाहिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, बिकॉज हमने ट्रांसमिशन लाइंस को यूज किया है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, अपने वॉइस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, अपने इंटरनेट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, और किसी भी तरीके से हम लोग अपनी ट्रांसमिशन लाइन को यूज कर सकते हैं, चाहे थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स यूज कर सकते हैं, चाहे हम थ्रू कोएक्सियल केबल्स यूज कर सकते हैं. तो वी वॉन्ट टू हैव द मिनिमम अटेनुएशन, कि हमारा सिग्नल के अंदर जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो, ताकि वोल्टेज यानी कि गेन ज़्यादा हो और आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रहे या इक्वल रहे या थोड़ी सी कम हो. मतलब अटेनुएशन
मिनिमम हो। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अटेनुएशन हो ही ना आपके सिग्नल के अंदर। जैसे हम डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाना इज पॉसिबल, बहुत ज़्यादा करीब उसके पहुंचना पॉसिबल है, लेकिन अटेनुएशन को सप्रेस करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट्स जो हम जिनका इफेक्ट है अंदर, रेजिस्टेंस इफेक्ट है, इंडक्टर इफेक्ट है, कैपेसिटेंस इफेक्ट है, उन सब जो पॉइंट्स हैं उनके इफेक्ट्स की वजह से अटेनुएशन तो होगी, आपका सिग्नल तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर मिनिमम अटेनुएशन, तो क्या कंडीशन है जिससे हम मिनिमम अटेनुएशन को अचीव कर सकते हैं इन आर ट्रांसमिशन लाइन, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो अटेनुएशन है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वेव सिग्नल। जो अटेनुएशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वेव सिग्नल। इनपुट वेव सिग्नल के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करने के लिए अटेनुएशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंटिन्यूअस लाइन में। सो इन लॉन्ग लाइन्स दिस में क्रिएट अ प्रॉब्लम इन रिसेप्शन, राइट। जैसे कि मैंने अभी बताया, अटेनुएशन जो है इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन रिसीविंग द सिग्नल। सो द सिग्नल रिसीव, जो सिग्नल वहां पे रिसीव हुआ वो बहुत ज्यादा या तो लो होगा, या फिर जिस काम के लिए हमने उसे ट्रांसमिट करवाया है इतने डिस्टेंस पे, अगर वो सिग्नल की वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम होगी वहां पे पहुंचते पहुंचते, तो वो उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसे ट्रैवल करवाया गया है। सो दैट, इसका मतलब ये है, दैट मीन्स it is needed that the communication lines should have minimum attenuation, यानी कि minimum alpha। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके अंदर जो अटेनुएशन है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, और हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है। अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1/2 into under the root of r square plus omega square l square into g square plus omega square c square plus rg minus omega square l c, राइट। दिस इज द होल कंप्लीट इक्वेशन जो हमारे अल्फा की है। अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर करते, देन व्हाट विल हैपन, जो कंप्लीट अंडर रूट है वो किसके ऊपर है, 1/2 के ऊपर है, तो वो 1/2 जो है उसके ऊपर से कंप्लीट स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो 2 इधर आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो अंदर वाली टर्म है इसके अंदर, इसके ऊपर डबल स्क्वायर रूट है, तो ये चीज जो है वो फिनिश नहीं होगी, तो वो ऐसे ही एज इट इज रहेगी। नाउ इफ एल इज रिगार्डेड एज अ वेरिएबल, अगर हम कंसिडर करें कि जो एल है यानी कि जो इंडक्टर है वो एक वेरिएबल है, लेकिन आर जी और सी ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हम एल की एक ऑप्टिमम वैल्यू को चूज कर लें to provide the minimum attenuation, then it may be found by differentiating the above expression with respect to L। अगर R, G और C कांस्टेंट रहें, लेकिन जो एल है अगर हम उसे वेरिएबल कंसिडर करें, तो मिनिमम अटेनुएशन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए या उसे निकालने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एल, इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 अल्फा डी अल्फा बाय एल, मतलब डी बाई डी एल ऑफ एल्फा, तो वो चीज निकाली, राइट, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल इंटू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ दिस कंप्लीट टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर सी। तो हमने क्या किया, इन पूरी टर्म्स को, दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन सबको क्या किया, DDL of that particular thing, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L सॉल्व किया इस इक्वेशन को। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर हाउ इट हैपेंड, राइट। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके भी इस चीज को आप निकाल सकते हो, राइट। तो इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये कुछ इस तरीके की टर्म आ गई, राइट। या विद रिस्पेक्ट टू हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया
विद रिस्पेक्ट टू एल अगर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इट विल बी समथिंग लाइक ये डेरिवेटिव जो है वो इसका बनता है। और अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, तो ये चीज़ खत्म हो गई। माइनस ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एल था, तो एल फिनिश हो गया, सी रह गया, ओमेगा स्क्वायर सी। इसका डेरिवेटिव आ गया ये, और इसका डेरिवेटिव आ गया दिस वन, राइट। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एल निकाला है, तो विद रिस्पेक्ट टू एल निकाला है, तो ये वाली टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल बन जाएगी। आर स्क्वायर कांस्टेंट था वो 0 हो जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला गया है। अब कंडीशन फॉर मिनिमम अटेन्युएशन का क्या मतलब है, कंडीशन क्या है, मिनिमम अटेन्युएशन कब अचीव होगी, जब डी अल्फा बाय डी एल विल बी इक्वल टू 0। अगर डी अल्फा बाय डी एल की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी, तो इसका मतलब कि हमारी मिनिमम अटेन्युएशन अचीव हो गई, राइट। तो अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 0 फिल कर दें, इस जगह के ऊपर अगर इसकी वैल्यू को 0 फिल कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया था, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन में था तो डेरिवेटिव तो इसका तो 4 अल्फा डी अल्फा बाई एल डी एल जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया था यहाँ पे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डी अल्फा बाई डी एल की वैल्यू को 0 फिल कर देंगे, विच इज द कंडीशन फॉर मिनिमम अटेन्युएशन, राइट, तो हमारे पास क्या चीज आएगी, ये माइनस की टर्म थी ये एक साइड पे चला जाएगी, इक्वल टू के ये दूसरी साइड पे रह जाएगी, ये टर्म इक्वेट हो जाएंगी, राइट। तो इसको अब क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ। यहाँ पे क्या बचा, एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे ये चीज जो है वो ओपन अप हो गई। अब यहाँ पे ये अंडर रूट नहीं आएगा, दिस शुड नॉट बी हेयर, ये चीज नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, राइट। तो एल स्क्वायर जी स्क्वायर बस जब इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व किया, इसको ओपन करके, तो हमारे पास सारी टर्म को सॉल्व करके हमारे पास क्या बचा कि एल बाय सी, जिसमें से ये देखो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो गए आपस में। एल स्क्वायर जी स्क्वायर एक साइड पे है, सी स्क्वायर आर स्क्वायर दूसरी साइड के ऊपर है, तो सारी स्क्वायर टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, राइट। एक सिंगल सिंगल बचा हमारे पास, जो सिंगल सिंगल बचा है हमारे पास उसका क्या मतलब है, एल बाय सी इज इक्वल्स टू आर बाय जी। पहले हमने क्या किया था, आर बाय एल इज इक्वल्स टू जी बाय सी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल बाय सी इज इक्वल्स टू आर बाय जी, मतलब जो दोनों जो डिनोमिनेटर है वो उसका चेंज हो गया है। यहाँ पे आर बाय एल था इक्वल टू जी बाय सी था, और ये एल और जी जो है वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, तो एल बाय सी इज इक्वल्स टू आर बाय जी, वन एंड द सेम थिंग। चाहे आप वैसे ले लो चाहे आप दूसरी तरीके से ले लो, मतलब वो कंडीशन क्या बन जाएगी मिनिमम अटेन्युएशन की भी, आर बाय एल इज इक्वल्स टू जी बाय सी, राइट। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, जो इस चीज से निकल रहा है दिस इज वन एंड द सेम थिंग अगेन, राइट। एज्यूमिंग एल टू बी वेरिएबल, अगर हम वहां पे वैसे हमने पहले एज्यूम किया था कि जो हमारा एल टर्म है वो वेरिएबल है, तो एल विल बी इक्वल टू आर सी बाय जी, राइट। सो मिनिमम अटेन्युएशन के लिए एल को इस तरीके से एडजस्ट करना है दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। एल की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि r इंटू सी डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एल की वैल्यू के इक्वल हो, या वैल्यू ऑफ C, the shunt capacitance line, can also be obtained from this equation for the minimum attenuation। क्या C की वैल्यू Lg by R उसको भी अचीव कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस C जो है वो नॉर्मली ग्रेटर होता है than the desired value of Lg by R, and to reduce the attenuation it would be necessary to decrease the capacitance of the line। तो मिनिमम अटेन्युएशन की इक्वेशन को अचीव करने के लिए R is equals to GL by C ओम एंड G is equals to RC by L मोह, कोई भी वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर R की वैल्यू 0 होगी या G की वैल्यू 0 होगी, दैट इज द लाइन इज लॉसलेस, दैट इज द अटेन्युएशन इज 0। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए R एंड G की वैल्यू को मिनिमम रखना चाहिए। तो अगर R या G की वैल्यू या R और G की वैल्यू को 0 लिख लिया जाए, कंसिडर कर लिया जाए, तो इसका मतलब आपकी लाइन जो है वो लॉसलेस लाइन बन जाएगी। सो फ्रॉम अबव एनालिसिस हमें क्या क्लियर हुआ, दैट द कंडीशन R by L is equals to G by C, यही इक्वेशन is the condition for minimum distortion, and this is the only equation which indicates the condition
फॉर मिनिमम अटेनुएशन। यही सेम कंडीशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो मिनिमम डिस्टॉर्शन भी देगी और मिनिमम अटेनुएशन भी देगी। तो when this relationship holds, the received signal is an exact replica of the sending end signal. It is also evident that the transmission properties of a line can be greatly improved if L can be increased or C can be reduced. चाहे L की वैल्यू को इंक्रीज कर लिया जाए, चाहे C की वैल्यू को रिड्यूस कर लिया जाए, दोनों केसेस के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर्टीज हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा improve करेगी and we will achieve the line with minimum distortion and minimum attenuation. So जो C है it depends upon the construction of the line, उसके ऊपर डिपेंड करता है and can not be readily reduced, तो इसलिए इसको वहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जनरली क्या प्रैक्टिस की जाती है, L की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो इसके लिए इस टर्म को जिसको यूज करते हैं उसे बोलते हैं loading, whereas it is called as the inductance of the line, which is artificially increased to reduce the attenuation and distortion. So बोलते हैं loading of the line या impedance of the line, जिसे कि artificially increase किया जाता है ताकि minimum attenuation या minimum distortion की condition को satisfy किया जा सके। And no attempt has been made to increase the value of G, that is conductance, because conductance की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो ट्रांसमिशन की क्वालिटी रिड्यूस होती है और डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बढ़ता है, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या चीज क्लियर हुई कि सेम कंडीशन वी विल बी फॉलोइंग R by L इज इक्वल टू G by C। अगर हम ये दोनों को R by L को G by C के इक्वल बना दें, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो हम पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, इनका इफेक्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर, अगर हम और एल की वैल्यू को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दें तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस या जो ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी, इम्प्रूव होंगी, राइट। इंक्रीज नहीं होंगी, इम्प्रूव होंगी। इम्प्रूव का मतलब जहाँ पे रिडक्शन चाहिए वहाँ पे रिडक्शन होगी, जहाँ पे एनहांसमेंट चाहिए वहाँ पे एनहांसमेंट होगी। सो यू कैन नॉट यूज द वर्ड इंक्रीज, you will use the word improve। अगर हम L की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी and along with that we will achieve the minimum distortion and the minimum attenuation जो कि हमें ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चाहिए, right? So this was all about today. I wish it is all clear to you. Still there will be any doubts, we'll be taking them live. Till then, take care and bye bye.